हिंदी साहित्य मंथन बदायूं के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जानेंगे आज हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। हिंदी साहित्य में आदिकाल का प्रारंभ हो उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ और उसका विकास क्रम क्या है। इसके बाद हम हिंदी के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, जिसमें हमने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों पर चर्चा की थी। इनके बाद आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि हिंदी भाषा का विकास क्रम किस तरीके से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट से होता हुआ हिंदी तक पहुंचा है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी आपको हिंदी भाषा एवं साहित्य के तथ्यात्मक अध्ययन हेतु विषय सामग्री उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इनमें मध्य भारत में आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुईं। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा लगभग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से आज तक। अपभ्रंश से हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया आदि भाषाओं का विकास हुआ। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो उसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश से। तो एक जो क्रम बनता है हिंदी भाषा के विकास का, वो क्रम है पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। जानते हैं इन भाषाओं के बारे में। पाली भाषा, इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक पाली में लिखे गए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राकृत भाषा सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा होने के कारण विद्वानों, पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों में अधम पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया है। प्राकृत भाषा के मुख्यतः 5 भेद थे। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भाषा को अवहट्ट, अवहत्त, देश भाषा, देसी भाषा, आभीरोक्ति, आभीरी आदि नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या बुरा हुआ भाषा का रूप। सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो विद्वानों की दृष्टि में वह बिगड़ी हुई मानी जाती है। इसे भी अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा गामेल्य भाषा, ग्रामीण भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्रायः अपभ्रंश और कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपातता तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। यानी जो भाषा ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती थी, जो देसी भाषा थी, उसको संस्कृत के कवियों के द्वारा अपभ्रंश नाम दिया गया, जो कि अपभ्रष्ट से बना हुआ शब्द है।
अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, लेकिन उसमें अपभ्रंश नाम का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अप शब्द के समानार्थक रूप में किया है। कि अगर अपभ्रंश शब्द के प्रयोग की बात आए तो वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में चित्रित किया है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन चारों भागों में विभक्त किया है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। ध्यान रखने योग्य तथ्य ये भी है कि भाषा के रूप में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले चंड ने किया था अपने लक्षण ग्रंथ प्राकृत लक्षण ग्रंथ में। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ण भाषा कहा है। ये कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि अपभ्रंश में ण वर्ण जो है वो बहुत बार प्रयोग होता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग है, इसीलिए न की ध्वनि जो है वो बार बार प्रयुक्त होने के कारण इसको न भाषा कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने माना कि अपभ्रंश और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बीच की कड़ी का काम अवहट्ट कर रही है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द के बारे में समझ लेते हैं। अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले ज्योतिषर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया था। स्वयंभू ने अपनी काव्य भाषा को देसी भाषा उभय तुंडुजल और पुष्पदंत ने देशिण बियाणामी और विद्यापति ने देसिल बैना अर्थात अवहट्ट कहा है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अपभ्रंश का तद्भव रूप अभंश और अपभ्रष्ट का तद्भव रूप अवहट्ट है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर नामवर सिंह अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट मानते हैं, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा मानते हैं। विद्यापति के देसिल बैना सबजन मिथ्या ते तैसन जपऊँ अवहट्ट से बहुत साफ है कि वे विशुद्ध अपभ्रंश नहीं बल्कि देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को अवहट्ट कह रहे हैं। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है, अतः हिंदी की जननी ही अपभ्रंश ही है। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। आ ई उ और ए ओ 8 स्वर थे। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अतः अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। ध्यान रहे संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और अपभ्रंश जो है अपभ्रंश और उससे विकसित हिंदी वियोगात्मक भाषा है, जिसमें विभक्तियाँ स्वतंत्र प्रसर्गों के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं।
अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन और दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। यानी संस्कृत में जो द्विवचन था वो अपभ्रंश में नहीं मिलता। ऐसे ही संस्कृत में तीन लिंग लेकिन अपभ्रंश में दो ही लिंग मिलते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गाथा को प्राकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद मानते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पद्धड़िया, अरिल, कड़वक आदि हैं। पद्धड़िया छंद में 16 मात्राएं होती हैं। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश और हिंदी में अंतर संबंध। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। नंबर 1, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। अर्थात राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग मानते हैं। दूसरा मत यह है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी कि हिंदी के निकट है। इसीलिए परवर्ती या कह लें उत्तरकालीन अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। तीसरा मत है कि अपभ्रंश हिंदी से व्याकरणिक रूप से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का विचार भी कुछ ऐसा ही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से लेखमाला शुरू की थी, जिसमें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। उनके अनुसार अपभ्रंश हिंदी साहित्य के इतिहास का अभिन्न अंग है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहना था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। इसमें देसी भाषा की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है। शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव माना है कि प्राकृत से जो अपभ्रंश विकसित हुआ वो प्राकृताभास हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर उसे पूर्व पीठिका में प्रस्तुत किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या काव्य भाषा का बोध होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंशकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उत्तर अपभ्रंश हिंदी नहीं है, परंतु हिंदी के अत्यधिक निकट है, अतः उसके साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में रखना चाहिए। तो वहीं रामविलास शर्मा इसके विपरीत मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश का व्याकरण हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चन सिंह के अनुसार अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, यानी कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का एक समृद्ध जो है अंग है।
बच्चन सिंह के अनुसार देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद माने हैं और उनसे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार दिखाया है कि अपभ्रंश से जो भाषाएं विकसित हुई वो किस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं या उपभाषाएं विकसित हुई हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही और बंगला, उड़िया और असमिया भाषाएं। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी, ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संक्षिप्त आवृत्ति। अब हम यहाँ कुछ प्रश्न देखते हैं। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, उनमें सही उत्तर है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। देसल बयना सबजन मिठा किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो उन्होंने अवहट्ट कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो नाना भाषा कहा है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाण रत्नाकर में मिलता है, जिसके लेखक ज्योतिषर ठाकुर हैं। अगर इसी की जगह अगर ये पूछा जाए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वह होगा पतंजलि के महाभाष्य में, जिसमें अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग है। अगला प्रश्न। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार हैं, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाकी तीनों लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है और इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस कथन को मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल, गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन। इस प्रकार आज हमने जाना कि अपभ्रंश और अपभ्रंश के भेद, उनसे विकसित बोलियां और हिंदी के विकास क्रम के बारे में कि किस तरीके से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई हिंदी अपने स्वरूप में आती है। तो इसी तरीके की अध्ययन सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।